स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर। तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कतर के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। तो आइए बात करते हैं डिटेल में। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया है। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 पर। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कृषि से, पत्रकारिता से, चित्रकारी से या लेखन से? तो इसका ऑप्शन होगा चित्रकारी से संबंधित थे। तो आइए देखते हैं, भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। नंदलाल बोस को 16 अप्रैल 1966 को निधन हो गया था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, एचपीसीएल। तो राइट आंसर होगा बीपीसीएल। आइए देखते हैं, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ एटीएफ पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। एटीएफ पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो राइट ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच इवन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के एक सलाहकार निकाय के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में सुरजीत जयवेली बलदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता से, विज्ञान से, गायन से, राजनीति से? तो राइट ऑप्शन होगा गायन से। तो बलदेव जी गायन से संबंधित थे। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरजीत जयवेली बलदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदारी थे। वह बैरी नाम से मशहूर थे। किस नाम से? बैरी नाम से मशहूर थे और दक्षिण अफ्रीकी गायक थे भारतीय मूल के। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? तो डस्टलिक की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या ब्राजील? तो राइट आंसर जो होगा उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मिज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। तो यह हर साल संयुक्त अभ्यास किया जाता है। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? शीतल देवी, दीपिका कुमारी, शैलजा सिंह या मुस्कान सिंह? तो राइट आंसर होगा शीतल देवी। शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता है और शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में खबरों में रहा वीए रेसनेट 50 क्या है? तो वीए रेसनेट 50 क्या है देखते हैं। तो यह एआई उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेस्टर में डॉक्टर जोसेफ वार्कर और प्रोफेसर आंद्रे एनर्जी के नेतृत्व में एक अध्ययन में वेंट्रिकुलर अतालता, एक घातक हृदय विकार का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग किया गया। एआई उपकरण बीए रेसनेट 50 ने 2014 से 2022 तक 270 वयस्कों के ईसीजी का विश्लेषण करते हुए 80% समय में बीए की सटीक पहचान की। वेंट्रिकुलर अतालता यदि उपचार न किया जाए तो अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। क्यूकियाओ 2 एक रिले उपग्रह है। हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने क्यूकियाओ 2 उपग्रह प्रक्षेपण को पूर्ण सफलता घोषित किया। क्यूकियाओ 2 या मैगपाई ब्रिज 2 का वजन 1200 किलोग्राम है और इसमें 4.2
मीटर परवैलिक एंटीना है जो 2030 तक पृथ्वी और चंद्रजांच के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह चांद 6, 7 और 8 मिशनों का समर्थन करता है। हाल ही में समाचारों में देखे गए बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना। तो बात करते हैं ईएसए और जेएक्सए के बीच सहयोग से बेपी कोलंबो मिशन ने हाल ही में शुक्र की एक संक्षिप्त यात्रा की जो वायुमंडलीय गैस स्ट्रिपिंग में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें बुध की ओर जाने वाले 2 अंतरिक्षयान शामिल हैं जिनका लक्ष्य इसके चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का दर सबसे कम है? तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर जो होगा भारत। स्विट्जरलैंड की ये अर्थ एक्शन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में से एक है। 12 अप्रैल 2024 को जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में इरिट्रिया को कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में बताया गया है, जबकि बरमूडा सबसे निचले स्थान पर है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम 8 किलोग्राम है प्रति वर्ष है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया। जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुने गए। कौन चुने गए? जगजीत पवाडिया। लिंडे कैमरून को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अश्नीर ग्रोवर ने जीरोपे मेडिकल लोन ऐप के साथ फिनटेक में कदम रखा। सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास डस्टलिक 15 अप्रैल से शुरू हो गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 भारत के उदित ने जीता रजत और अभिमन्यु बिकीवैग कांस्य पदक इन्होंने जीता। भारत ने नेपाल को उपहार में दिए 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षमान पुन की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी। भारतीय दूतावास ने कहा कि 14 अप्रैल को सौंपे गए 101 वाहनों में से 2 भूकंप प्रभावित जाजरकोट और पश्चिम रुकुम जिले को दिए गए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री ने चल रही विभिन्न परियोजनाओं में भारत की मदद की प्रशंसा की है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हाल ही में कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? पाई ऐप। ठीक है, हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ। वे कौन थे? वे अभिनेता थे। किसने राष्ट्रमंडल खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो भारत में पाई गई है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह ने राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पूरे महाराष्ट्र में किया गया। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का मार्केट कैप पहुंचा 400 लाख करोड़ के पार पहुंचा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार फरवरी महीने में देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या पहुंच गई है तो 119.7 करोड़ पहुंच गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.95 अरब डॉलर बढ़कर पहुंचा। यहाँ से कहाँ पहुंच गया? तो 645.583 अरब डॉलर पहुंच गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया? सितार और तानपुरा में किया गया है। किसने? सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता पंकज आडवाणी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता है। कहाँ में खुबानी खिलना महोत्सव, कहाँ पे खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो यह लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव स्टार्ट हुआ है। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई? तो जिम्बाब्वे में शुरू की गई। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया?
टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और सेटेलॉजिक के सहयोग से विकसित टीसैट-1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। हाल ही में खबरों में रहा टीसैट-1A किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टीसैट-1A। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, दुबई या अबू धाबी। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। कहाँ पे? अबू धाबी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जा रहा है। अब खाड़ी शहर इसे क्यों कहा गया है? खाड़ी शहर का मतलब ऐसा सिटी है ये जो लैंड लॉक सिटी है। लैंड लॉक सिटी को खाड़ी सिटी बोला जाता है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है अतुल गर्ग, अजय कुमार सिन्हा, रमेश कुशवाहा या सौरभ गर्ग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गर्ग उड़ीसा कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस की बात किया जाए तो यह हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए देखते हैं। सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आइकोमॉस ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस दिवस को मंजूरी कब दिया गया था? साल 1983 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई थी। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का थीम क्या था? तो आइए देखते हैं। इस वर्ष जो विश्व विरासत दिवस का थीम था, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। यहाँ इसकी विविधता, यहाँ पे विविधता विरासत दिवस की थीम दिया गया था, विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आईआईटी मद्रास। तो राइट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इसने राम मंदिर में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टोमैकेनिक सिस्टम को सीबीआरआई ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलुरु ने किया था। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स होगा। हाल ही में यूएई ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता देने की पुष्टि की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त, हिंदी में भी लिखा जा सकता है इसको, संयुक्त अरब अमीरात, इसने क्या किया है? तो $1 अरब की वित्तीय सहायता देने की पुष्टि की है। किसे? पाकिस्तान को। हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा G20, हाल ही में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक जो है वह उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। हाल ही में किस राज्य में थावे उत्सव मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में या बिहार में। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में थावे उत्सव मनाया जाता है, हाल ही में मनाया भी गया है। तो हाल ही में किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो राइट आंसर होगा असम। असम ने बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का बनेंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल या 17 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल के, चीन या भूटान या पाकिस्तान के। तो आंसर होगा नेपाल के। यह नेपाल के जिन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए हैं। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MS धोनी, हार्दिक पांड्या को, संजना सांघी को, नीरज चोपड़ा को। स्पेस इंडिया ने अपना एम्बेसडर बनाया है संजना सांघी को।
तो आइए देखते हैं स्लाइस ने जो भी अभी नए नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में। स्लाइस ने नयनतारा को, जो साउथ इंडियन की एक्ट्रेस हैं, नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, टेक्नो और हिंडाई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन? ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना जो है यह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है। देखते हैं, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू को भोपाल के चिड़ियाघर में रखा गया है। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है RK धवन, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, R हरिकुमार। यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनको भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे और वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। तो ये किनका जगह लेंगे? R हरिकुमार की जगह लेंगे। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इनका कार्यभार 30 अप्रैल 2024 से ये संभालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है आपके सामने, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, हमार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, दोहा जो कतर में है, कतर में, दुबई हवाई अड्डा। यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा हमार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा में इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। दोहा के हमार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा के हमार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है। हमार एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाकर यह अवार्ड अपने नाम किया है। तो देखेंगे यहाँ पे किसको हरा करके? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को पीछे करके हमार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता है। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर रहा है। तो यह भी ध्यान रखेंगे, भारत का भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर रहा है, तो 36वें स्थान पर रहा है भारत का एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है। यह किस शहर से संबंधित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या पटना? तिरंगी जो बर्फी है यह वाराणसी की है, जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त किया गया है। तो देखेंगे, हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। तमिलनाडु 58 GI टैग उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक किसकी बात करेंगे? GI टैग प्राप्त जो संख्या है उत्तर प्रदेश की है 75 और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु को 58 GI टैग प्रदान है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरे स्थान पर। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैं। IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, जॉस बटलर, विराट कोहली, डेविड वार्नर। यहाँ पे जो सही आंसर होगा रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। MS धोनी IPL में 250 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक 249 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। रोहित IPL के 250 मैचों की 245 पारियों में 6558 रन बना चुके हैं। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो आपूर्ति है नेपाल को, फिलीपींस को, थाईलैंड को या बांग्लादेश को? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सही आंसर होगा, जो हाल ही में अगर देखा जाए तो $375 मिलियन के समझौते के साथ भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की है। तो $350 मिलियन के समझौते के साथ किसको? फिलीपींस को क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की है। देखेंगे फिलीपींस ने भारत के साथ
जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती हैं। हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन कार्बन सीसी नोजल विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC द्वारा विकसित हल्के कार्बन कार्बन नोजल का अनावरण करके रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। यह सफलता थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेट अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ावा देने का वादा करती है। कार्बन कार्बन कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्रियों का लाभ उठाते हुए VSSC ने असाधारण गुणों के साथ एक नोजल डाइवर्जेंट तैयार किया, जिससे बेहतर लॉन्च वाहन प्रदर्शन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? 6.8% है। IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान अपने पिछले पूर्वानुमान से 30 आधार अंक बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के कारण भारत की वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 25-26 के लिए विकास दर 3.2% जारी रहने का अनुमान है। भारत ने इसी अवधि में चीन की 4.6% के विकास अनुमान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हाल ही में DRDO ने एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु ने DRDO द्वारा एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करता है। तो देखेंगे यहाँ पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव जो हैं डॉक्टर समीर वी कामत हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा गैया BS3 क्या है? विशाल तारकीय ब्लैक होल है गैया BS3। तो खगोल विदों ने आकाशगंगा में सबसे पहले ज्ञात तारकीय ब्लैक होल जिसे गैया BS3 की पहचान की गई है। गैया मिशन के डेटा के माध्यम से खोजा गया है। यह अपने साथी तारे के असामान्य डगमगाने का कारण बनता है। भू आधारित वेधशालाओं द्वारा पुष्टि की गई कि इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 33 गुना अधिक है, जो 1926 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला में स्थित है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? उत्तर होगा 2030 तक। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 42वें IADC वार्षिक बैठक में 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष के लिए भारत की महत्वाकांक्षा की घोषणा की है। उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए इसरो की स्पष्ट रणनीति और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। आलिया भट्ट टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। टाइम मैगजीन ने साल 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम शामिल है। उन्हें अद्भुत टैलेंट बताया गया है। इनके अलावा इंडियन ब्रिटिश एक्टर देव पटेल और फेमस सिंगर दुआ लिपा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस 100 लोगों की लिस्ट में कुल 15 आर्टिस्ट को जगह मिली है। टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 की लिस्ट में आर्टिस्ट के अलावा आइकॉन्स, टाइटन्स, लीडर्स, इनोवेटर्स और पायनियर्स के क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को जगह दी गई है। लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल और दुआ लिपा के अलावा पहलवान साक्षी मलिक, बिजनेसमैन अजय बांगा, जिगर शाह, असमा खान और प्रियम बदा नटराजन जैसे शख्सियतों को शामिल किया गया है। नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखेंगे। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय के साहित्य में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एक प्रतिष्ठित समारोह में चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। यह विशिष्ट सम्मान सिनेमा की दुनिया में चरण के उल्लेखनीय योगदान और दुनिया भर के दर्शकों पर उनके गहरे प्रभाव का जश्न मनाता है। वेल्स विश्वविद्यालय के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे स्पेस भारत में सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी अत्याधुनिक सुविधा है। तो DRDO ने हाल ही में केरल के कुलुमावू इडुक्की में एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, कौन सा है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म भारत के नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन के लिए कुलमावू इडुक्की केरल में अंडर वाटर ध्वनिक अनुसंधान सुविधा में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क का निधन हो गया। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार KG जैन का निधन हो गया। देखेंगे
केजी जयन, यह संगीतकार पूछा जाएगा किससे संबंधित हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया, तो यह संगीत से संबंधित हैं और कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। धर्मशाला हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कुवैत ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। महिंद्रा सस्टेन की महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजना शुरू की गई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन चुके हैं? जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, युजवेंद्र चहल या मिशेल स्टार्क। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने हाल ही में 200 विकेट अपना आईपीएल के इतिहास में कंप्लीट किया है। तो राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया है। चहल ने 2014 से 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के लिए खेला था। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर लिया था। ज्वालामुखी माउंट एयरबेस हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस महाद्वीप में स्थित है? ज्वालामुखी माउंट एरेबस देखेंगे एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अंटार्कटिका में या यूरोप में। तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में। अगला देखते हैं, अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट एरेबस। माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे हाल ही में हर दिन $6000 मूल्य के गोल्ड डस्ट निकलने से चर्चा में आ गया है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न लिखते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी साथ में करते रहें। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो हमने देखा था कल की वीडियो में, हमने पूरे अप्रैल के जितने भी दिवस थे सभी को डिस्क्राइब कर दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे 20 अप्रैल को हमने कल बताया था कि हमशक्ल दिवस, हाल ही में विश्व हमशक्ल दिवस मनाया गया है। विश्व हमशक्ल दिवस 20 अप्रैल को। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। 20 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है हाल ही में, विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को देखेंगे तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1995 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यह साहित्य और लेखकों के लिए एक वैश्विक उत्सव है। विश्व पुस्तक दिवस 2024 का थीम क्या है? रीड योर वे। थीम क्या है इसका? रीड योर वे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो ऑप्शन देखते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने फ्रांस के साथ डिफेंस इनोवेशन के लिए स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। तो देखेंगे गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू और फ्रांस के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आरआरयू और स्टारबर्स्ट भारत में सुरक्षा और एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करने के लिए साथ काम करेंगे। आरआरयू की स्थापना साल 2009 में की गई थी। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? अनामिका सिंह, रागिनी विश्वास, प्राची यादव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा प्राची यादव। तो यहाँ देखते हैं, मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनोअर प्राची यादव ने टोक्यो जापान में आयोजित एसीसी पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्वालियर की रहने वाली प्राची यादव पहली महिला KL2 और महिला VL2 कैटेगरी में मेडल जीता है। प्राची को साल 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में शंघाई ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? फर्नांडो अलोंसो, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, डेनियल रिकियार्डो। राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने शंघाई ग्रां प्री 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस सीजन में 5 रेसों में यह उनकी चौथी जीत है और पिछले सीजन में पिछले 27 रेसों में उनकी 23वीं जीत थी। अगली ग्रां प्री रेस 5 मई को मियामी USA में आयोजित की जाएगी।
हाल ही में किस देश ने प्योलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। तो देखेंगे यहाँ पे 20 अप्रैल 2024 को उत्तर कोरिया ने कोरिया के पश्चिमी सागर में प्योलॉजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट और हवासल 121 रा-3 सुपर बड़ी रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के परीक्षण की घोषणा की। एक दिन पहले किए गए इस परीक्षण से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हवासल 1 रा-3 का शक्ति परीक्षण किया गया। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। रूस में हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली ने भारत रूसी शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 60 रूसी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। सिट्रोएन इंडिया ने एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने भारत में इस लोकप्रिय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टेलेंटिस समूह की कंपनी, जो प्रतिस्पर्धी भारतीय यात्री वाहन बाजार में अपेक्षाकृत नई प्रवेशी है, इसका लक्ष्य इस सहयोग के माध्यम से अपनी ब्रांड पहचान मजबूत करना और मजबूत कराना है। अब वन लाइनर प्रश्नों की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 29.12 बिलियन डॉलर हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने हेतु करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। नाइजीरिया नया मेनिंजाइटिस टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी 2024 के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्पल और क्लीन मैक्स भारत में नवीकरणीय ऊर्जा 14.4 मेगावाट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और डेली आप लोग करंट अफेयर की श्रृंखला को देखते रहें। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया है। मेटा ने लामा 3 द्वारा संचालित अपग्रेडेड एआई असिस्टेंट का खुलासा किया। संतोष विश्वनाथन को इंटेल का भारत क्षेत्रीय प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसको संतोष विश्वनाथन को इंटेल। प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा या बिहार। यहाँ पे देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? सही ऑप्शन होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है। तो हाल ही में अगला देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे अमेरिका, रूस, जापान या साउथ कोरिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो अमेरिका। कौन सा? अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, केएल राहुल। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? किस राज्य की विधानसभा में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की विधानसभा में ऐसा काम किया गया। तो मतलब हाल ही में अगर देखा जाए तो किस तमिलनाडु की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तमिलनाडु में। आंसर नंबर डी। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वन लाइनर देखते हैं। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। तो देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में भारत और गुयाना देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन? भारत और गुयाना दोनों कंट्री ने हवाई सेवा के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 4 मेडल जीते हैं। हाल ही में केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी किया है। किसने किया? केनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ समझौता किया है। अगले देखेंगे, हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया। खोंगजोम दिवस। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश के राज्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने ऐसा काम किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। जो भी यहाँ पे वन लाइनर है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ बताना नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में यूके देश ने लाखों फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। यूके देश मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ने देश ने लाखों फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। किसने किया है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल जो है वो विधानसभा में पारित कर दिया है। हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल बन गए हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में एचएसबीसी इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचएसबीसी इंडिया। हाल ही में शांतनु राय को बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम का एक गेट अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। कहाँ पे? कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना केरल राज्य में शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पंचायत एक खेल का मैदान जो परियोजना है यह केरल राज्य में स्टार्ट की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है। अगला देखते हैं, हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। किसने जीता है? बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मलेरिया उन्मूलन की बात हो रही है तो यह एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। त्रिशूर, अगला देखेंगे, त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो यह केरल राज्य से जुड़ा है। त्रिशूर पूरम की बात करें तो विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक भव्य मंदिर उत्सव केरल की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतीक है। परंपरा में निहित यह संगीत, जुलूसों, मेलों और आतिशबाजी के साथ अपनी सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करता है। 1796 में शक्तिन थम्पुरन द्वारा स्थापित यह मंदिर उत्सवों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। नेपाल ने की इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी। नेपाल ने विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए उद्घाटन इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। माया को पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेपाल को स्थान दिलाना है। आगे देखेंगे, पाउलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? पाउलुरी सुब्बा राव को। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राव साहब के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। राव की यात्रा इसरो में एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू हुई थी, जहां उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अमूल्य अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त की। 1992 में उन्होंने उद्यमशीलता की छलांग लगाई और इसरो और रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशी रूप से परिष्कृत एवियोनिक्स को डिजाइन और विकसित करने के उद्देश्य से अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शामिल किया। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जापान, चीन, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा। तो ये फ्रेंड्स देखते हैं, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह देश के रक्षा मंत्री थे। सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है, ये वहाँ का नियम है। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली। तो देखेंगे, सी डॉट 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स सी डॉट ने 5G और उससे आगे की नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एआई का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे फ्रेंड्स, तो आईआईटी वाराणसी नहीं, आईआईटी जोधपुर। इसका जो राइट आंसर होगा आईआईटी जोधपुर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया या भारत में? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन छोटी छोटी आंखों वाले के देश में यानी कि चाइना में हो रहा है। तो छोटी आंख से वो तीरंदाज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप राय, धीरज बोम्मदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिगड़ी ने पुरुष रिकवर फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा बेन्नम स्टेज में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही हैं। तो यह जो आयोजन है चीन में किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? चीन, भारत, फ्रांस, यूएसए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो भारत होगा। भारत चौथा स्थान यहाँ पे रहा है। किसके अनुसार देखा जाए तो सिप्री के अनुसार देखा जाए। स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री भी बोला जाता है। सिप्री। एस से स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से पीस और आर से रिसर्च और आई से इंस्टीट्यूट। तो इस वह भारत है। देखेंगे स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। कौन कौन? यह अमेरिका है, चीन है और रूस। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम में किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी या इंडियन बैंक? तो देखते हैं यहाँ पे भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा, ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। हाल ही में खोजी गई भारत में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई थी। इसे लंबी धारी वाली नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीले पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी यह सदाबहार जंगलों, नदी वनस्पतियों और चट्टानी नदियों में अक्सर पाया जाता है। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रेवली किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह मछली से संबंधित है, गोल्डन ट्रेवली। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रेवली का कैप्टिव प्रजनन हासिल किया। इस सफलता से अस्थायी समुद्री खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत की समुद्री कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गोल्डन ट्रेवली एक चट्टान से जुड़ी प्रजाति है। स्केट्स और ग्रुपर्स जैसी बड़ी मछलियों के साथ रहती है। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बार्सिलोना स्पेन में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखेंगे भारत ने बार्सिलोना में 2024 महासागर दशक सम्मेलन में गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को समझने के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र का प्रस्ताव रखा। पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बेहतर पूर्वानुमान पर जोर दिया। 10 से 12 अप्रैल तक चलने वाले सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना था। हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया, यानी कि क्या बोल सकते हैं, सिप्री ने। सिप्री ने यह ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी किया है। 1966 में स्थापित सिप्री की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसके द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट वैश्विक सैन्य खर्च पर प्रकाश डालती है। सैन्य खर्च के मामले में भारत 83.6 अरब डॉलर, यह भी ध्यान रखेंगे, डेटा भी के साथ अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे स्थान पर है। नाटो देशों का कुल व्यय 1341 बिलियन डॉलर था, जिसमें वैश्विक व्यय का 55% शामिल था। प्रोफेसर नईमा खातून बनी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया। नोवाक जोकोविच 5वीं बार लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक भव्य उत्सव था,
दुनिया के शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बनकर लारियस इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इस उपलब्धि ने इस श्रेणी में सबसे सम्मानित पुरुष एथलीट के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की ली है। जोकोविच ने इससे पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। आगे देखेंगे वन लाइनर पे। ESL नरसिम्हन तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित किए गए। उत्तर कोरिया ने 22 अप्रैल 2024 को संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में लॉन्च की। प्रसिद्ध NFL क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया। वह फिलिपिनो मूल का था। 34वें सेंग थेलांग महोत्सव का मेघालय के वाहियाजर में समापन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 34वें सेंग थेलांग महोत्सव का उद्घाटन जो हुआ समापन हुआ मेघालय के वाहियाजर में। भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की 2 टीमों का प्रायोजक बन गई हैं। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्सव पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 एबल पुरस्कार गणित का नोबल जिसे कहा जाता है, इसे मिशेल टेलाडिक को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रेस्टिजियस पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबल जिसे बोला जाता है, यह जीता है किसने? रिकेन यामामोटो ने 2024 का आर्किटेक्चर नोबल यानी कि प्रेस्टिजियस पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। आगे देखेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और डेली आप करंट अफेयर की श्रृंखला को देखते रहें। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। बंदिता काल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सलमान रुश्दी की पुस्तक जो हाल ही में उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखें क्योंकि उससे इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे स्टैटिक जीके में हुआ चाहे करंट में हुआ। सलमान रुश्दी मत छोड़िएगा। डुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। तो किसने? डुबुरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। द कॉन्स्पिरेसी, गोटबाया राजपक्षे। चित्रा बनर्जी ने यन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। आगे देखेंगे हाल ही में किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक, सॉरी यहाँ पे किसने नहीं होगा, हाल ही में इसको कर देंगे, हाल ही में हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। वो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।